हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम जियोग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा, पानी पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। तो यहाँ पे एक फैक्ट है कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। और ये दूसरा फैक्ट हमारा यहाँ बनता है, गैस की जो परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। तो जलमंडल में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जल वाला जो एरिया है वही जलमंडल कहलाता है। हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प है और हमारे जो बर्फ़ हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो भी जलमंडल में ही आते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। तो जो जीवमंडल है वहाँ पर जल, हवा और स्थल तीनों का जहाँ मिलन होता है वही हमारा जीवमंडल है, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, हुडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। और इसमें एक प्रश्न पूछा है कि आप इनसे और भी अधिक शब्द बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ये एनसीईआरटी सीरीज़ है इसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी ही लिया है। मैंने एनसीईआरटी का कोई भी पार्ट इसमें कट नहीं किया है और ना ही कुछ एडिशनल इसमें ऐड किया है। तो ये पूरा हमारा एनसीईआरटी है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पर। भूमंडल। अब यहाँ हमें भूमंडल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जो हमारा भूमंडल है वो हमारा मिट्टी की परतों, पतली परत और चट्टानों से मिलकर बनता है और यहाँ जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो महाद्वीप है, जो स्थलीय भाग है जहाँ हम रहते हैं उसे महाद्वीप कहते हैं, और जो जलीय भाग है जो महासागर है हमारे उसे महासागरीय बेसिन कहते हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? हम आगे मैप में देखेंगे। एक पृथ्वी जल का तल समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। तो जो हमारा समुद्री तल है वो सभी जगह समान होता है, जबकि हमारी पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है वो हर जगह समान नहीं होता है। आपको पता है कि पृथ्वी पे कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, तो इसके लिए वो कहीं भी ऐसे समान नहीं होता है। इसलिए हमें समुद्र तल से ही हम ऊंचाई को मापते हैं और जो समुद्र का तल है उसे शून्य मानते हैं। ये हमारा मैप है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सारे आपको कलर में दिख रहे हैं ये हमारे महाद्वीप हैं और जो नीले रंग में ये आपको दिख रहा है ये हमारा महासागर है। तो देखिए प्रशांत महासागर हो गया, ये जुड़ा हुआ है अटलांटिक महासागर से और ये जुड़ा हुआ है दक्षिणी महासागर से। फिर ये ऐसे जुड़ा हुआ है हिंद महासागर से और ये इधर प्रशांत महासागर से, और ये प्रशांत महासागर इसी का हिस्सा है। गोल होने की वजह से थोड़ा इधर दिख रहा है, थोड़ा इधर दिख रहा है, बट ये ज्वाइंट है एक दूसरे से। और इधर आ जाएंगे हमारा आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो ये एक फैक्ट है, हमें याद रखना है। ज़रूरी नहीं कि ये सारे फैक्ट्स हमें एग्ज़ाम में पूछे ही जाएँ,
पर ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो प्रिपरेशन करने वाले को भी और नहीं प्रिपरेशन करने वाले को भी पता होना चाहिए। अगर क्लास 6 के एनसीईआरटी के बच्चों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उन्हें ये चीज़ें पता हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें तो पता होनी ही चाहिए। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा भाग है वो माउंट एवरेस्ट है और जो सबसे गहरा भाग है वो मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में है। तो ये भी एक फैक्ट है जिसे हमें ध्यान रखना है और इसकी गहराई है 11,022 मीटर। तो आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी पे जो सबसे ऊंचा शिखर है उससे भी ज़्यादा गहरा गर्त जो है वो उससे भी ज़्यादा गहरा है। ये 8,848 ही मीटर ही है, जबकि ये 11,022 मीटर है। सोचिए कितना गहरा गर्त होगा। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? जो हम अभी बात कर रहे थे वही पूछा जा रहा है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से भी अधिक गहरी हो सकती है। तो आगे आते हैं हम महाद्वीप। अभी हमने पढ़ा भूमंडल, अब महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ये तो पता है हमें। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। अब हमें फिर से एक बार पिक्चर में आना है अपने। ये हमारा इमेज है, मैप है, इसमें हमें देखना है जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये है हमारा ये एशिया। फिर हमारा आ जाता है उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, फिर ये है दक्षिण अमेरिका, ये हो गया यूरोप और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे कितने हुए 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा अंटार्कटिका। तो ये हो गए हमारे 7 महाद्वीप। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया जो मैंने बताया वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ये जो सारी बातें यहाँ बताई जा रही हैं वो एशिया के बारे में बेसिक बातें हैं जो क्लास 6 की एनसीईआरटी में दी गई हैं। फिर यहाँ पे क्या क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मार्च 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो ये हमारे फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। ये जीके में भी ऐसे दिया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखिए यूरोप के बारे में बताया जा रहा है। एशिया से बहुत छोटा है यूरोप। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो आप इसे मैप में देखिएगा। फिर आते हैं हम अफ्रीका पे। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है जो हमें पिक्चर में देखने के लिए बताया जा रहा है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ पता चलता है कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो ये हमारा हो गया अफ्रीका के बारे में। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है वो हमारा सहारा का रेगिस्तान है, ये भी एक फैक्ट है और ये अफ्रीका में ही है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो देखिए यहाँ 2 फैक्ट क्या निकले कि विश्व का जो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है वो सहारा का रेगिस्तान है जो अफ्रीका में है
और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। देखिए यहाँ पे लंबी नदी की बात कर रहे हैं, बड़ी नदी या चौड़ी नदी की नहीं। लंबी नदी अलग होती है और चौड़ी नदी अलग होती है। तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो ये हमें मैप में देख के बताना है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें जो महाद्वीप के बारे में बताई जा रही हैं चीज़ें, वो एक एक बात हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो ये देखिए, कहा जाता है कि महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो ये जो हमारा उत्तर अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका पे आते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो देखिए, सबसे लंबी नदी अफ्रीका में बहती है और सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका में है। सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी, सबसे बड़ी नदी का नाम है अमेजन नदी। और देखिए, हम सबसे ऊंची पर्वत जो सबसे ऊंची श्रृंखला है पर्वत की, वो माउंट एवरेस्ट है और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पाई जाती है, उसकी खासियत क्या है। हम जब किसी भी महाद्वीप को पढ़ते हैं तो उस महाद्वीप को पूरे डिटेल में पढ़ना है कि उस महाद्वीप में कौन सी खास बातें ऐसी हैं जो दूसरे महाद्वीप में नहीं हैं। फिर यहाँ पे देखिए, हमें उत्तर अमेरिका दिखाया जा रहा है और ये दक्षिण अमेरिका है। और ये जो यहाँ पे एक पतली संकरी रास्ते से जुड़े हुए हैं, इसको स्थल संधि कहते हैं। जब दो स्थल एक दूसरे मतलब जल में जब 2 स्थल एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसको स्थल संधि कहते हैं और इसी को हम पनामा जल संधि कहते हैं। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ पे स्थल संधि की डिफिनेशन दी गई है जो हमें पता होनी चाहिए। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में भी एक संधि है, जल संधि। मतलब कि जल संधि वो होता है जो 2 स्थलों को जल रास्ते से जोड़ता है। जैसे यहाँ पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ये हो गया हमारा जल संधि की परिभाषा। तो अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो जल संधि है उसे क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो एक द्वीपीय देश इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पे स्थित हैं। रिसर्च सेंटर यहाँ पे है बहुत से देशों के। गंगा के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। फिर हम आते हैं जलमंडल पे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। तो जो पृथ्वी पर 97% से ज़्यादा भाग है वो हमारा खारा पानी है जो हमारे यूज़ में नहीं आता है। यहाँ इमेज में दिखाया गया है कि ये देखिए, ये जो महासागर है इसमें 97.5% जो जल है
वो महासागरीय जल है और वो अलवण जल है। ये जो 2.5% जल दिखाया जा रहा है ना, वही अलवण जल है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए कि अलवण जल कितना कम है। आप सोच सकते हैं कि इतना सारा पानी होने के बावजूद भी इस्तेमाल में सिर्फ इतना ही पानी आता है, 2.5%। मानव के उपयोग में नहीं ये तो हमने पढ़ा है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। सोचिए, हम उस ग्रह पे रहते हैं जिस ग्रह पे स्थल भाग से 3 गुना ज़्यादा जल भाग है, फिर भी हमें पानी की कमी हो जाती है। महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो महासागर है वो जलमंडल का भाग है और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो हमने मैप में देखा। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। तो हम महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां क्या हैं? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। ये हमें ध्यान रखना है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। तो ये हमारी 5 महासागर हैं। फिर देखिए यहाँ पे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जो हमने पढ़ा है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। तो ये जो प्रशांत महासागर का जो आकार है वो लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। हमें मैप में देखने के लिए बोला जा रहा है। अटलांटिक महासागर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा अटलांटिक महासागर है उसका जो किनारा है वो बहुत दंतुरित है। दंतुरित का मतलब आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक समान नहीं है। यहाँ पे आपको कटा फटा ऐसे दिख रहा होगा। और ये बंदरगाहों के लिए, व्यापार के लिए बहुत आदर्श माना जाता है और सबसे व्यस्त समुद्र है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदरगाह बनाए जाते हैं, जो व्यापार का रास्ता बनता है समुद्र मार्ग से, वो यहाँ पे उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, आदर्श स्थिति मानी जाती है उसे यहाँ पे। फिर हम आते हैं हिंद महासागर पे। तो हिंद महासागर की एक ऐसी महाधारा है, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो जो हमारा हिंद महासागर है वो त्रिभुजाकार का है और यही एक ऐसा इकलौता महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। फिर हम यहाँ आते हैं दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से, अंटार्कटिका महाद्वीप को ही चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले भाग से संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है।
तो ये हमने अभी जो भी महाद्वीप के बारे में पढ़ा, महासागर के बारे में पढ़ा, वो हमें सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। फिर वायुमंडल पे आते हैं हम। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। वायुमंडल 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा बहिर्मंडल, जो हमारा सबसे बाहरी वायुमंडल का भाग है। सबसे नीचे अगर पृथ्वी से देखा जाए तो सबसे पहले आता है हमारा क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल और उसके बाद आता है आयन मंडल और सबसे लास्ट में आता है हमारा बहिर्मंडल, जिसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। आगे आते हैं हम। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो यहाँ पर देखिए 99% भाग है साफ और शुष्क हवा का। उसके अनुसार देखा जाए आयतन के अनुसार तो नाइट्रोजन 78% है, प्लस 78%, ऑक्सीजन 21% और 1% में अदर गैसें हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम मात्रा में है पृथ्वी पर, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है पौधों के लिए सफिशिएंट है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बनाया भी जा सकता है। तो ये फैक्ट की तरह आपको याद रखना है कि ऊंचाई के साथ घनत्व में भिन्नता आती है और घनत्व जो है समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं घनत्व जो है तेज़ी से घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे जब हम ऊपर जाते हैं पर्वत पे, तो जैसे ही हम ऊंचाई पे समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो जो पर्वतारोही होते हैं जब वो ऊपर जाते हैं, पर्वत पे चढ़ाई करने जाते हैं, तो वो अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हैं। यहाँ देखिए जैवमंडल का कितना खूबसूरत इमेज दिया हुआ है। यहाँ पे जल है, ये स्थल वाला भाग है हमारा, और ये हो गया हमारा वायुमंडल। और ये जहाँ तीनों चीज़ें मिलती हैं वही रहने के लिए, मनुष्य के रहने के लिए एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो देखिए यहाँ पे वायु का क्या बताया जा रहा है कि वायु का जो बहाव क्षेत्र है, वायु जो बहती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। तो ये एक फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब देखिए पवन का एक लाइन में अगर देखा जाए पवन की परिभाषा, तो जो गतिशील वायु होती है जो निरंतर बहती रहती है उसी को पवन कहते हैं। फिर हम आते हैं जीवमंडल पे। जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जो भी हमने पिछले इमेज में देखा था।
यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो जो CO2 है उसकी मात्रा में जो वृद्धि हो रही है उसकी वजह से जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच से प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो ये बताया जा रहा है हमें कि अगर पृथ्वी पे मनुष्यों के रहने के लिए एक आदर्श स्थिति को बनाए रखना है हमेशा, तो हमें हर चीज़ का जो उपयोग है वो बहुत सीमित मात्रा में करना है। पृथ्वी के जो संसाधन हैं उनका उपयोग भी हमें बहुत सीमित मात्रा में करना है, अपनी ज़रूरत के अनुसार करना है। अपनी मतलब हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं है। हम ज़रूरत से अधिक अगर संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हमें कई बार देखने के लिए मिले हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।